आगे अवस्थी हाउस। महक मृत्युंजय के लिए दूध रेडी कर रही थी कि पीछे से मृत्युंजय उसे कमर से पकड़ लेता है, जिससे महक घबरा जाती है। तो मृत्युंजय महक के कंधे पर अपनी ठुड्डी रखते हुए कहता है, घबरा क्यों गई? महक मृत्युंजय की आवाज़ पर एक राहत की सांस लेते हुए बोली, घबरा गई थी। महक की बात पर मृत्युंजय उसके कमर को अपनी बाहों में घेरते हुए बोला, तुमने बताया नहीं कि तुम स्कूल में टीचर थी? मृत्युंजय के सवाल पर महक पलटकर मृत्युंजय को देखते हुए बोली, हम दोनों ने कभी इतनी फुर्सत में बात किया है जो मैं आपको बताती कि मेरी ज़िंदगी कैसी है? महक के जवाब पर मृत्युंजय उसे देखते हुए बोला, अब जानना चाहता हूँ। महक मृत्युंजय की आंखों में देखते हुए बोली, सर ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मृत्युंजय अपनी आईब्रो ऊपर करके बोला, क्या कर रहा हूँ मैं? इस तरह आपका पल भर में प्यार से बात करना और पल भर में गुस्से से बात करना मुझे अंदर तक डराता है सर। प्लीज़ आप जैसे हैं वैसे ही रही है, खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है किसी के लिए, महक ने शांत स्वभाव से कहा। मृत्युंजय तिरछी मुस्कान के साथ बोला, महक अवस्थी, अब मैं तुम्हें यहाँ डांट और धमकी तो नहीं कर सकता ना? आफ्टर ऑल सास ससुर के सामने इम्प्रेशन अच्छी बनानी है। महक मृत्युंजय की बात पर उसे देखते हुए बोली, क्या आप सच में मीडिया की फोर्स के कारण मुझे लेने आए हैं या फिर अपनी मर्जी से लेने? मृत्युंजय महक की बात पर बोला, अब घर में ही रोटी सब्जी बनी हो तो कोई पड़ोस में खाना क्यों जाएगा? महक मृत्युंजय की बात पर कंफ्यूज होकर बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? मृत्युंजय महक के पास आकर बोला, अब क्या तुम इतने बुरे तरीके से इस बात को समझना चाहती हो? तो सुनो, जब मेरे पास खुद की बीवी है तो मैं किसी और के पास क्यों जाऊं? महक मृत्युंजय की बात पर उसकी तरफ देखने लगती हैं कि नीलू किचन में आ जाती हैं और उन दोनों को साथ में देख अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहती है, मुझे पानी का जग चाहिए था। नीरू की आवाज़ पर मृत्युंजय उसे जग में भरा पानी देते हुए बोला, लीजिए आंटी, अंदर आ सकती थी ना, इस तरह से हिचकिचाने की क्या ज़रूरत है? नीरू मृत्युंजय की बात पर उसकी तरफ देखते हुए हल्का मुस्कुराकर बोली, मैं बहुत खुश हूँ बेटा कि तुम हमारी महक से इतना प्यार करते हो। मृत्युंजय तिरछी नज़र से महक की तरफ देख नीरू से मुस्कुराते हुए बोला, सच में महक है ही इतनी प्यारी कि किसी से भी उससे प्यार हो जाए। मुझे भी हो गया। महक मृत्युंजय की तरफ देखने लगती है तो मृत्युंजय महक के हाथ को पकड़कर कहता है, मुझे तुमसे बात करनी थी, कमरे में चले? महक मृत्युंजय की बात पर जल्दी से बोली, मुझे कुछ काम। नीरू महक की बात को बीच में काट कर बोली, महक जवाई जी तुम्हें बुला रहे हैं ना, जाओ, तुम्हारा जो काम है मैं पूरा कर दूंगी। महक नीरू की बात पर बोली, माँ जो काम है वो मैं पूरा कर लूँगी। मृत्युंजय मासूम सा चेहरा बनाते हुए नीरू की तरफ देखता है तो नीरू महक को आंख दिखाते हुए कहती है, महक तुम्हारा जो काम है मैं पूरा कर दूंगी, जाओ। महक नीरू की बात पर अपना सिर हिला देती है और पानी का बोतल और मृत्युंजय के लिए दूध का गिलास लेकर कमरे की तरफ चली जाती है। मृत्युंजय जाती हुई महक को देख नीरू से मुस्कुराते हुए बोला, गुड नाइट आंटी। नीरू मृत्युंजय की बात पर मुस्कुराते हुए उसे गुड नाइट कहती है और अपने कमरे की तरफ चली जाती है। मृत्युंजय भी महक के पीछे कमरे में आ जाता है। मृत्युंजय कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर महक की तरफ एक नज़र देख बिस्तर पर जाकर बैठते हुए बोला, तुम कहाँ सोने वाली हो? महक बिस्तर की तरफ देखती है और मृत्युंजय से कहती है, मैं नीचे गद्दा बिछा लूँगी। मृत्युंजय अपनी गर्दन नहीं में हिलाते हुए बोला, नहीं, तुम बिस्तर पर सो जाओ। महक हैरानी से बोली, तो क्या आप ज़मीन पर? तुम बिस्तर पर और मैं तुम्हारे ऊपर? मृत्युंजय ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा। महक मृत्युंजय की बात पर खिसियानी हंसी के साथ बोली, एक काम करते हैं सर, मैं बिस्तर के बगल में गद्दा बिछाकर सो जाती हूँ।
मृत्युंजय अपनी बाहें उचका देता है, जिस पर महक जल्दी से दूध और बोतल बिस्तर के पास रखे टेबल पर रखती है और चटाई और गद्दा बिछा अपने लिए बिस्तर बना लेती है। महक अपना बिस्तर रेडी कर अपना नाइट सूट लेकर कमरे से बाहर चली जाती है। मृत्युंजय अपने लैपटॉप में तब तक घुसा रहता है, तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। मृत्युंजय कॉल अटेंड करते हुए बोला, हाँ राजीव। दूसरी तरफ से राजीव बोला, क्या हाल चाल है? ससुराल में मज़ा तो आ रहा है ना? मृत्युंजय राजीव की बात पर बोला, अगर तुमने बकवास करने के लिए कॉल किया है तो मैं रख रहा हूँ। जिस पर राजीव जल्दी से बोला, अरे नहीं, एक कशिश मित्तल कल इंडिया आ रहा है। मृत्युंजय राजीव की बात पर बोला, तो क्या एयरपोर्ट पर उसके लिए आरती की थाल लेकर खड़ा रहूँगा? राजीव मृत्युंजय को चिढ़ाता हुआ देखकर बोला, फाइनेंस के लिए कुछ नए प्रोजेक्ट हमने उसके साथ साइन किया है, जो कि कंपनी डिज़ाइन के साथ लॉन्च होने वाली है। अगर प्रेजेंटेशन परफेक्ट रहा तो सारंग एक बार फिर टॉप 10 में रहेगा। मृत्युंजय राजीव की बात पर बोला, सारंग हमेशा से टॉप 10 में था और वैसा ही रहेगा। मैं प्रेजेंटेशन खुद बनाऊंगा। सी ग्रुप ऑफ कंपनी के सारे बायोडाटा मेल करो। राजीव मृत्युंजय की बात पर ओके कहकर कॉल कट कर देता है। महक कमरे में आती है तो मृत्युंजय एक नज़र उसे देखने के बाद कहता है, सुनो, क्या यहाँ पर वाईफाई है? मृत्युंजय के सवाल पर महक जल्दी से बोली, मेरे कमरे में नहीं, लेकिन पास के शॉप से सुधांशु के कमरे में वाईफाई आता है। मृत्युंजय कुछ देर महक को घूरने के बाद बोला, तो क्या मैं तुम्हारे भाई के कमरे में जाकर अपना काम कंप्लीट करूं? मृत्युंजय की नाराज़गी भरी आवाज़ पर महक बोली, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मैं सुधांशु से बात कर लेती हूँ, शायद वो मेरे कमरे में आकर। मृत्युंजय महक की बात को बीच में काटकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हारा भाई यहाँ आकर सोएगा और तुम? महक चिढ़कर बोली, मेरा घर कोई बहुत बड़ा विला नहीं है जहाँ पर जगह जगह वाईफाई लगी रहेगी। अगर आपको इतनी दिक्कत है तो मुझे लेने क्यों आए? विकल्प भैया को भेज दिया होता, मैं चली आती। मृत्युंजय भी चिढ़ते हुए बोला, तुम्हारे पड़ोस वाले अंकल ने कहा था कि अगर मैं तुम्हें लेने नहीं आया तो तुम वापस घर नहीं आओगी। महक मृत्युंजय की बात पर बोली, हमारी कोई लव मैरिज नहीं हुई है जो आप मेरे बगैर रह नहीं सकते और बीवी के पीछे पीछे उसके ससुराल तक आ गए, और आप कब से किसी की बात मानने लगे? मृत्युंजय महक को घूर कर बोला, मुझसे बहस मत करा करो महक। महक जाकर बिस्तर पर सोते हुए बोली, आप अपना काम देख लो, मुझे डिस्टर्ब मत करना। इतना कहकर महक ब्लैंकेट सिर तक ओढ़ लेती हैं। मृत्युंजय खुन्नस में महक को देखते हुए धीरे से बोला, चुड़ैल कहीं की। महक ब्लैंकेट के अंदर से बोली, बैरी नहीं हूँ मैं, सुनाई देता है मुझे। जिस पर मृत्युंजय बोला, खोलता हुआ तेल ना डाल दूँ तुम्हारे कान में ताकि सच में बैरी हो जाओ तुम। महक ब्लैंकेट को अपने चेहरे से हटाकर बोली, मैं भी आपको फेविकिल ना पिला दूँ ताकि जुबान परमानेंट बंद हो जाए, क्योंकि जब भी मुंह खोलेगा कड़वा ही निकलेगा। मृत्युंजय महक को बुरे तरीके से घूरते हुए बोला, क्या तुम्हें डर नहीं है? महक अकड़ कर बोली, मैं अपने घर में हूँ, मुझे किस बात की डर? मृत्युंजय लैपटॉप बंद कर बिस्तर पर रख देता है और महक की तरफ आते हुए कहता है, तुम्हें नहीं लगता कुछ चीज़ें रह गई है घर में तो? और बाथरूम में अच्छे से ट्राई कर लिया, तुम्हारे कमरे में भी ट्राई कर लेना चाहिए। महक मृत्युंजय को आता हुआ देखकर जल्दी से ब्लैंकेट सर के ऊपर तक ओढ़ लेती है, जिस पर मृत्युंजय उसके ब्लैंकेट को खींचते हुए कहता है, मुझे ये ब्लैंकेट चाहिए। महक भी ब्लैंकेट को खींचते हुए बोली, ये आपका कमरा नहीं है, ये मेरा कमरा है, इसीलिए यहाँ की सारी चीज़ें पर मेरा हक है। मृत्युंजय पूरी ताकत से ब्लैंकेट को खींचकर बोला, ये घर मेरे सास ससुर का है और ये कमरा मेरी बीवी का है, इसीलिए मेरी बीवी की सारी चीज़ों पर मेरा हक है, समझी? महक घूर कर मृत्युंजय की तरफ देखती है तो मृत्युंजय उसकी आंखों के सामने अपनी 2 उंगलियां लाते हुए कहता है, आंखें नीची करो वरना अभी दोनों उंगलियां घुसा दूंगा। महक मुंह बनाते हुए बिस्तर पर लेट जाती है और धीरे से बुदबुदाती है, राक्षस खड़ूस कहीं का। मृत्युंजय फिर से अपने बिस्तर पर जाते हुए बोला, डायन चुड़ैल कहीं की।
महक गुस्से में मृत्युंजय की तरफ पलटकर देखती है, लेकिन खुद को देखता हुआ पाकर जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। मृत्युंजय महक के रिएक्शन पर हल्का मुस्कुरा देता है और लाइट ऑफ कर सो जाता है। आधी रात को महक को महसूस होता है कि कोई उसके कमर को धीरे धीरे सहला रहा था। महक नींद में ही उस हाथ को हटाते हुए बोली, परेशान मत करो ना। मृत्युंजय महक को पीछे से गले लगाते हुए बोला, तुम्हें परेशान करने के लिए ही तो यहाँ आया हूँ। मेरी नींद हराम करके तुम कैसे चैन की नींद सो सकती हो। महक नींद भरी आंखों से मृत्युंजय की तरफ देखती है और हल्का मुस्कुराते हुए नींद में आ गया मृत्युंजय के गाल पर हाथ रख उसके होठों पर धीरे से चूम लेती है। मृत्युंजय की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो हैरानी से महक की तरफ देखने लगता है, जो कि फिर से सो चुकी थी। महक के खुले बाल और उसकी वो गुलाबी होठ, लंबी पलकें चांदनी रात में बहुत खूबसूरत लग रही थी और उस पर क्रीम कलर का नाइट सूट बहुत अच्छा लग रहा था। महक को गहरी नींद में देखकर मृत्युंजय अपने पैर क्रॉस करके जल्दी से बिस्तर पर चला जाता है और खुद से कहता है, अगर मैं उसके करीब रहा तो मैं उसे रात भर सोने नहीं दूंगा। इतना ख्याल आते ही मृत्युंजय जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेता है। अगली सुबह समय के अनुसार महक की नींद जल्दी खुलती है। वो देखती है कि मृत्युंजय छोटे बच्चे की तरह दुबक कर सो रहा था। महक के होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है और वो मृत्युंजय को देखते हुए कहती है, सोते हुए कितने प्यारे लगते हैं, लेकिन उठते ही ज्वालामुखी राक्षस कहीं के। इतना कहते हुए महक अपना कपड़ा लेकर बाथरूम की तरफ चली जाती है। कुछ देर बाद महक रेडी हो पूजा करती है और नाश्ता बनाने लगती है। कुछ देर बाद सभी लोग आ चुके थे, लेकिन मृत्युंजय नहीं आया था, जिस पर सुधांशु महक से कहता है, दीदी आप नाश्ता लगाओ, मैं जरा जीजाजी को उठाकर लाता हूँ। महक सुधांशु की तरफ देखते हुए बोली, सिद्धू बिल्कुल बदमाशी नहीं करना और आराम से उठाकर ले आना। सुधांशु कमरे की तरफ जाते हुए बोला, भांजा भांजी को गोद में उठाकर लाने की बात नहीं कर रहा हूँ, जीजा को लाने की बात कर रहा हूँ। उन्हें क्या मैं अपनी गोद में बैठा कर लाऊंगा। इतना कहकर वो महक के कमरे के अंदर चला जाता है। महक शेखर की तरफ देखते हुए बोली, पापा ये लड़का बदमाश होता जा रहा है। शेखर महक की बात पर मुस्कुराते हुए बोले, इतने दिनों बाद तो इस घर में ऐसी हंसी ठिठोली सुनी हुई महसूस हुई है बेटा, मज़े लेने दो, फिर तुम तो चली जाओगी कुछ देर बाद। महक शेखर जी की बात पर बोली, नहीं पापा, हम तो यही हैं ना, जब चाहे तब हमसे मिल आ जाइएगा या फिर हमें बुला लीजिएगा, हम आ जाएंगे। नीरू जूस का जार लाकर डाइनिंग टेबल पर रखते हुए बोली, हाँ, अपने पापा से बात हो गई हो तो ज़रा अपने पति जी की पसंद का नाश्ता भी लगा दीजिए। महक नीरू की बात पर किचन की तरफ चली जाती है। इधर सुधांशु कमरे में आता है तो देखता है मृत्युंजय बड़े मज़े के साथ हल्का मुस्कुराते हुए सो रहा था, जिसे देखकर सुधांशु खुद से कहता है, मेरी बहन की नींद उड़ाकर यहाँ चैन की नींद सो रहा है जीजे, अभी बताता हूँ। इतना सोचते हुए सुधांशु इधर उधर देखता है, फिर जल्दी से अपना फ़ोन निकाल उसमें एक अलार्म टोन डाल देता है और उसकी वॉल्यूम फुल कर देता है और मृत्युंजय के कान के पास अपना फ़ोन ले जाकर अलार्म टोन प्ले करता है तो ज़ोर ज़ोर से उसमें गाना चलने लगता है। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। अचानक कान में सीधा ऐसे अलार्म बजने से मृत्युंजय हड़बड़ाकर उठ जाता है और इधर उधर देखने लगता है तो सुधांशु हंसते हुए खड़ा था। मृत्युंजय का पारा हाई हो जाता है और उस सुधांशु पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें जरा सी भी तमीज़ नहीं है, अक्ल क्या घुटने में लेकर पैदा हुआ हो। सुधांशु आराम के साथ मृत्युंजय के आगे खड़ा होते हुए बोला, जीजा जी सुबह के 7:30 बज चुके हैं, नाश्ते का वक्त हो चुका है, तो आपको नहीं लगता आपको उठने का जहमत उठाना चाहिए। आखिरकार आपके जैसे इतने बड़े बिजनेसमैन
और इतने बड़े एम्पायर के चेयरमैन को इतनी देर तक सोना शोभा नहीं देता। मृत्युंजय बिस्तर से उतरकर सुधांशु के सामने जा उसे उंगली दिखाते हुए बोला, सुधांशु अवस्थी, जितना हो सके दूर रहो मुझसे और मेरे मामलों से, अदरवाइज यू मे हैव टू रिपेट ए लॉट टू फेस द पनिशमेंट ऑफ योर एक्शन। सुधांशु मृत्युंजय की उंगली को नीचे करते हुए बोला, जरा धीरे, एंड लेट टेल मी यू फॉर योर सेटिफिकेशन। सुधांशु अवस्थी कभी वो काम नहीं करता जिसके लिए उसे बाद में पछताना पड़े। मृत्युंजय को सुधांशु का इस तरह से बदतमीजी करना बहुत गुस्सा दिला रहा था, क्योंकि उसके खुद के भाई कभी भी उसके सामने ऊंची आवाज़ में तो क्या, उससे नज़रें मिलाकर भी बात नहीं करते थे। और यहाँ सुधांशु नज़रें मिलाकर तो क्या, ऊंची आवाज़ में और सीधा सीधा जवाब दे रहा था, जो मृत्युंजय को कहीं ना कहीं चुभ भी रही थी। मृत्युंजय अपनी मुट्ठी बंद करते हुए बस गहरी सांस लेता है कि सुधांशु मृत्युंजय पर कटाक्ष करते हुए कहता है, अगर आपकी नींद पूरी हो गई हो तो ज़रा मेरे माता पिता श्री को अपना चेहरे का दर्शन करवा दीजिए और बाहर आने का कष्ट कीजिए। इतना कहकर सुधांशु कमरे से बाहर चला जाता है। मृत्युंजय गुस्से में अपना हाथ दूसरे हाथ पर मारते हुए बोला, मैं इस लड़के को छोड़ूंगा नहीं। इतना कहते हुए मृत्युंजय टॉवल लेकर बाथरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद मृत्युंजय नहा धोकर बाहर आता है तो देखता है उसके कपड़े बिल्कुल फ्रेश तरीके से बिस्तर पर रखे हुए थे, क्योंकि महक ने पिछली रात उसके कपड़ों को धोकर सुखा दिया था और सुबह इस्त्री करके उसके पहनने के लिए रख दिया था। मृत्युंजय खुद से बुदबुदाते हुए बोला, इन लोगों का सही है, भाई हैं जो गुस्सा दिलाने से पीछे नहीं हटता, और बहन है जो अपने भाई की सारी शरारत को पर्दा डालने में लगी रहती है। इतना तो मेरा ख्याल नहीं रखती चुड़ैल कहीं की। जी भर कर महक को कोसने के बाद मृत्युंजय रेडी हो जाता है और कमरे से बाहर आता है तो किसी नए चेहरे को देखकर मृत्युंजय की आंखें छोटी हो जाती हैं। शेखर मृत्युंजय को आया हुआ देखकर उसके सामने बैठे शख्स से मिलवाते हुए बोले, बेटा इनसे मिलो, ये अजीत शर्मा है, महक के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। मृत्युंजय अपने फुल एटीट्यूड में बोला, हेलो, आई एम मृत्युंजय सारंग, महक मृत्युंजय सारंग हस्बैंड। अजीत को मृत्युंजय का व्यक्तित्व काफ़ी डरावना महसूस हो रहा था, फिर भी वो हल्का मुस्कुराते हुए बोला, हेलो मिस्टर सारंग, आई एम अजीत शर्मा। महक जी और मैं, हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाया करते थे। वो डांस टीचर थी और मैं मैथ का टीचर। मृत्युंजय अजीत की बात पर मन में बोला, सही है, ये चोमू मेरी बीवी का करीबी फ्रेंड था, नॉट बैड, मैं जीत गया। तभी उन लोगों को सुधांशु की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि अजीत से कह रहा था, अजीत भाई एक काम करते हैं, अगर आज शाम को आप फ्री हैं तो मैं दीदी को उनके घर से पिक कर लूँगा और हम लोग मूवी देखने चलेंगे। जीजा जी के पास तो टाइम रहता है नहीं, इसीलिए वो ऑफिस में रहेंगे। मृत्युंजय क्या करने वाला है सुधांशु के साथ, और सुधांशु का इस तरह से बार बार मृत्युंजय को पोक करना क्या सुधांशु के लिए भारी पड़ जाएगा, और सुधांशु को इस नए उपाय पर मृत्युंजय कैसे पानी फेरने वाला है। सुबह का वक्त, अवस्थी हाउस। मृत्युंजय जब सुधांशु की मूवी प्लानिंग के बारे में सुनता है तब उसके कान खड़े हो जाते हैं और वो बीच में आते हुए कहता है, मेरी बीवी और मैं कुछ दिनों के लिए हनीमून पर जा रहे हैं, इसीलिए आज शाम को ही निकलना है। मृत्युंजय की बात पर महक हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है और वहीं सुधांशु मृत्युंजय की बात पर कहता है, लेकिन जीजू आपने अभी तक तो नहीं बताया कि आप मेरी दीदी को कहीं घुमाने लेकर जा रहे हैं, कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे। इतना कहते हुए सुधांशु शक भरी नजरों से मृत्युंजय को देखने लगता है, जिस पर मृत्युंजय चिढ़कर कहता है, मैंने आज शाम को मनाली का टिकट बुक किया है, अगर तुम्हें शक है तो आ जाना एयरपोर्ट पर ड्रॉप करने। सुधांशु मृत्युंजय की बात पर अपनी गर्दन हिलाते हुए बोला, अगर आप इतना फोर्स कर रहे हैं तो मैं आपको एयरपोर्ट ड्रॉप करने जरूर आऊँगा। महक सुधांशु को घूरते हुए बोली, सिद्धू क्यों परेशान कर रहे हो उन्हें बहुत काम होता है।
महक सुधांशु को घूरते हुए बोली, सिद्धू क्यों परेशान कर रहे हो उन्हें? उन्हें बहुत काम होता है। मृत्युंजय की बात पर बोला, इट्स ओके, मेरा इकलौता साला है। अगर उसकी बातों को निगलने में मुझे दिक्कत होगी फिर भी मैं पानी डालकर निगल लूँगा। सुधांशु मृत्युंजय की बात पर तुरंत बोला, और कहीं ठसका लग गया तो? अजीत सुधांशु को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, सुधांशु तुम इतने क्यों परेशान हो रहे हो अपने जीजू को? जिस पर सुधांशु मृत्युंजय पर कटाक्ष करते हुए बोला, असल मायने में जीजा तो आप मेरे बनने वाले थे, लेकिन कोई बीच में आ गया। मृत्युंजय की मुट्ठियां आपस में कस जाती हैं। शेखर जी सुधांशु को डांटते हुए बोले, सुधांशु तमीज़ नहीं है बात करने की, कहाँ क्या बात करनी होती है? सुधांशु बिना किसी गिल्ट के बोला, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। मृत्युंजय अपने सारे इमोशंस को कंट्रोल करते हुए धीरे से बोला, अगर मेरी इंसल्ट हो गई हो तो क्या नाश्ता कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि मैं फ्री नहीं हूँ। यह कहते हुए मृत्युंजय की आवाज़ महक बेहतर समझ रही थी कि उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। महक मृत्युंजय को नाश्ता देते हुए बोली, आप नाश्ता कीजिए, तब तक मैं अपने सारा सामान लेकर आती हूँ, आपको मीटिंग में भी निकलना होगा। महक की बात पर मृत्युंजय बिना उसकी तरफ देखे अपना सिर हिला देता है और अपना नाश्ता करने लगता है। कुछ देर में महक अपना सामान ले आती है और सब लोगों के साथ बैठकर नाश्ता करने लगती है। नाश्ता पूरा होने के बाद अजीत महक की तरफ देखते हुए बोला, बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। मृत्युंजय महक के हाथ को पकड़कर बोला, चले, हमें देरी हो रही है। महक मृत्युंजय की बात पर अपना सिर हिला देती है तो नीरू एक छोटा सा तोहफा मृत्युंजय की तरफ रखते हुए बोली, बेटा ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा। मृत्युंजय नीरू की तरफ देखते हुए बोला, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। शेखर मुस्कुराते हुए बोले, हमें पता है कि हम आपकी बराबरी नहीं कर सकते। हमें पता है कि हम आपकी बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन हमारी तरफ से ये छोटा सा तोहफा रख लीजिए। मृत्युंजय उस बॉक्स को देखते हुए बोला, क्या है इसमें? नीरू उस बॉक्स को खोलती है जिसमें सोने का चेन था, जिसमें भगवान शिव का डमरू और त्रिशूल बना हुआ था। सुधांशु उस चेन को देखकर मुंह बनाता है। अजीत लॉकेट को देखते हुए मुस्कुराकर बोला, बिल्कुल नाम की तरह है, बहुत खूबसूरत है। मृत्युंजय अजीत की बात पर उसकी तरफ देखता है और अपना मुंह बना लेता है। नीरू मृत्युंजय को झुकने के लिए कहती है तो मृत्युंजय उसके सामने हल्का सा झुक जाता है। नीरू चेन को पहनाते हुए बोली, हमें नहीं पता था कि आपको ऐसा तोहफा पसंद आएगा, इसीलिए हमने बस ये छोटा सा तोहफा आपके लिए लिया। मृत्युंजय खड़ा हो नीरू की तरफ देखते हुए बोला, थैंक यू सो मच। किसी तोहफे का मोल उसके आकार और प्राइस से नहीं नापा जाता, लेने वाले का नियत और उसका दिल देखा जाता है। सुधांशु मृत्युंजय की बात पर धीरे से बोला, कितनी बड़ी बड़ी फेंकते हैं, कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊं, और ये सरी बनने का नाटक उनके सामने करना चाहिए जो इन्हें नहीं जानता। मुझसे कोई पूछे, दुष्ट कहीं का। अजीत उसके बगल में खड़ा उसकी बातें सुन रहा था। वो मुस्कुरा देता है। मृत्युंजय बाहर आता है और महक की तरफ देखते हुए कहता है, मैं कार लेकर आता हूँ, तुम यही इंतज़ार करो। महक अपना सिर हिला देती है तो मृत्युंजय दूसरी तरफ कार लेने चला जाता है, क्योंकि वहाँ का एरिया पार्किंग के लिए काफ़ी छोटा था। सुधांशु मृत्युंजय के जाने के बाद महक के सामने आकर बोला, दीदी मुझे पता है कि आपको लड़ाई झगड़ा नहीं पसंद और सबसे ज़रूरी चीज़ों को प्यार से सॉल्व करना आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन जहां आपके इमोशंस की कोई वैल्यू ना हो वहां पर आपको प्यार से पेश आने की ज़रूरत नहीं है। महक सुधांशु के चेहरे पर अपना एक हाथ रख मुस्कुराते हुए बोली, मुझे पता है कि मेरा भाई बहुत समझदार है और अपनी बहन से बहुत प्यार करता है।
लेकिन तुम्हारी बहन भी तो समझदार है ना। उस घर के लोगों का दिल जीतने के लिए मुझे गुस्सा नहीं, प्यार की ज़रूरत है। जिस पर सुधांशु महक के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए बोला, लेकिन एक बात याद रखिए दीदी, मुझे उन घर वालों पर भरोसा नहीं, बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आई हेट सारंग्स, मुझे नफरत है उस घर से। महक सुधांशु की बात पर बोली, सिद्धू, हम किसी इंसान को एक बार देखकर उसे जज नहीं कर सकते। समझना और उनके दिल को जानना जरूरी होता है। शेखर सुधांशु की तरफ देखते हुए बोले, सुधांशु बेटा, महक उस घर की बहू है। मैं ये नहीं कह रहा कि चाहे सिचुएशन जैसी भी हो उसे उसी घर में रहना है, लेकिन हम कुछ गलतियों के लिए रिश्ते तो नहीं तोड़ सकते ना। सुधांशु शेखर जी की बात पर बोला, लेकिन जब रिश्ते घुटन देने लगे पापा, तो उन रिश्तों को तोड़ देना चाहिए। अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता तो मैं। इतना कहते हुए सुधांशु चुप हो जाता है, क्योंकि उसके साथ तो हो चुका था। जिस लड़की को उसने इतना चाहा था, उस लड़की ने उसी इंसल्ट की और उसे छोड़ दिया था और किसी और के साथ भाग भी गई थी। सुधांशु की बात को सुन महक बोली, भूल जाओ सब कुछ। सुधांशु एक गहरी सांस लेकर बोला, अगर मृत्युंजय सारंग और उसकी फैमिली में से किसी ने भी आपको हर्ट करने की कोशिश की तो मैं उनकी इज्जत उतारने से पहले एक बार नहीं सोचूंगा। महक सुधांशु की बात पर उसके माथे को चूमकर बोली, पढ़ाई पर ध्यान दो। तभी मृत्युंजय वहां कार लेकर आ जाता है। महक सामान बैक सीट पर रखकर आगे आकर पैसेंजर सीट पर बैठ जाती है और सब लोगों को अपना हाथ दिखाकर बाय कहती है। मृत्युंजय सब लोगों की तरफ देखकर बस फीका मुस्कुरा देता है और अपनी गाड़ी लेकर वहां से महक को लेकर निकल जाता है। गाड़ी के अंदर मृत्युंजय बिना किसी भाव के बस गाड़ी ड्राइव कर रहा था। महक भी उससे बात करने का सहमत नहीं उठा रही थी। मृत्युंजय महक की तरफ देखता है, जो कि बाहर की तरफ देख रही थी। जिस पर मृत्युंजय धीरे से बोला, महक, तुम्हें डर लगता है ना अपने भाई के लिए। मृत्युंजय के सवाल पर महक उसकी तरफ देखते हुए बोली, हर भाई को अपने परिवार के लिए और अपनी बहन के लिए, और हर बहन को अपने परिवार और बहन के लिए डर लगता है, जैसे आपको लगता है। मृत्युंजय महक की बात पर बोला, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे डर लगता है। महक सोचते हुए बोली, अभी तक जो मैंने देखा है, आप किसी को दिखाते नहीं हैं, लेकिन आपकी आंखों में सबके लिए एक फिक्र दिखती है। मृत्युंजय एक नज़र महक को देखकर बोला, सॉरी जी। महक थोड़ी हैरान होकर मृत्युंजय को देखते हुए बोली। मृत्युंजय बिना महक की तरफ देखे बोला, मैंने तुम्हें सॉरी कहा। महक मुंह बनाते हुए बोली, कोई बात नहीं, लेकिन आपने सॉरी क्यों। मृत्युंजय स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की इसलिए। महक मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, ऐसा लग रहा है जैसे इस सॉरी को बोलने के लिए आपने अपनी सारी एनर्जी लगा दी हो। मृत्युंजय महक को घूरते हुए बोला, अब क्या तुम बाल की खाल निकालने के लिए लगोगी। कहा ना सॉरी, अब चुपचाप रहो। महक मृत्युंजय की इरिटेशन को देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुरा देती है, लेकिन मृत्युंजय को इग्नोर कर देती हैं। सारंग बिला मृत्युंजय की गाड़ी आकर पार्किंग में रुकती है। महक गाड़ी से बाहर आती है और बैग निकालकर मृत्युंजय के पीछे पीछे अंदर आ जाती है। अंदर निर्जला महक को देखकर मुस्कुराकर बोली, आखिर तुम आ ही गई महक। महक निर्जला के पांव छूते हुए बोली, वो लेने गए थे। रचना और बाकी लोग भी अब तक नीचे आ चुके थे। विकल्प महक को गले लगाते हुए बोला, वेलकम होम भाभी, मैंने आपको बहुत मिस किया। सिर्फ 2 ही दिनों में आपके हाथ का खाना भी बहुत मिस किया। मृत्युंजय घूरकर विकल्प की तरफ देखता है और फिर कमरे की तरफ चला जाता है। महक विकल्प से अलग होते हुए बोली, हमने भी आपको मिस किया भैया, और हम आपके लिए तोहफा लेकर आए हैं। विकल्प महक की बात पर खुश होते हुए बोला, क्या सच में, कहाँ है हमारा तोहफा। महक विकल्प की बात पर बोली,
थोड़ी देर में देंगे, तब तक हम आपके लिए आपका पसंदीदा नाश्ता बना देते हैं। रचना महक की बात पर कटाक्ष करते हुए बोली, लंच के टाइम में नाश्ता तुम जैसे लोग करते हैं, हम लोग नहीं। महक रचना की बात पर मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, मैं लंच ही बना दूंगी। विकल्प महक के आगे अपना हाथ रखते हुए बोला, मेरा तोहफा। महक विकल्प की जल्दबाजी पर मुस्कुरा देती हैं और कहती हैं, आप मेरा इंतजार कीजिए, मैं लेकर आती हूँ। इतना कहकर महक कमरे की तरफ चली जाती हैं। महक जब कमरे में आती हैं तो देखती हैं मृत्युंजय कुछ ढूंढ रहा था, जिस पर वो कहती हैं, आप क्या ढूंढ रहे हैं। मृत्युंजय महक की बात को इग्नोर कर देता है, जिस पर महक भी कुछ नहीं कहती। मृत्युंजय फिर भी कुछ ढूंढता रहता है। महक लैपटॉप की तरफ देखती है और एक दराज खोलकर पीले रंग की फाइल मृत्युंजय के सामने रखते हुए कहती है, शायद आप इसे ढूंढ रहे हैं। मृत्युंजय घूरकर महक की तरफ देखता है और फाइल को लेते हुए कहता है, ये मेरा कमरा है और मेरी चीज़ों पर हाथ मत लगाया करो। महक मृत्युंजय की बात पर मुंह बनाते हुए बोली, मुझे सपना नहीं आया था, मैंने बस रख दिया था वहाँ पर। पूछ तो रही थी ना, सीधा सीधा जवाब दे देते थे, लेकिन नहीं, आपको तो एटीट्यूड झाड़ना है। महक मृत्युंजय को घूरते हुए बोला, नहीं बताया, अब क्या मेरे सिर पर तांडव करोगी। महक बैग में से एक बॉक्स निकालते हुए बोली, वो तो आप करते हो जब आपको गुस्सा आता है, मुझ में सूट नहीं करता, राक्षस कहीं के। इतना कहकर महक जल्दी से कमरे से बाहर चली जाती है, क्योंकि मृत्युंजय उसकी तरफ आ रहा था। मृत्युंजय महक के जाने के बाद गुस्से से बोला, इस चुड़ैल की इतनी हिम्मत कि मुझे अब मुंह पर राक्षस कह रही है। तुम आओ महक अवस्थी, बताता हूँ तुम्हें, बहुत गट्स आ गए हैं तुम में। इतना कहते हुए मृत्युंजय उस फाइल को लेकर बैठ जाता है और प्रेजेंटेशन बनाने लगता है, क्योंकि उसे कुछ देर में ऑफिस के लिए निकलना था। महक अपने कमरे से निकलकर विकल्प के कमरे में जाती है तो देखती है विकल्प पजल सुलझा रहा था। महक दरवाजे पर खटखटाते हुए बोली, विकल्प भैया, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। विकल्प महक की तरफ पलटकर देखता है और उसके हाथ में बॉक्स देख खुश होते हुए कहता है, आप मेरे लिए जूते लाई हो। महक अपना सिर हिला देती है और जूता निकालकर विकल्प के सामने रखते हुए कहती है, जरा पहनकर दिखाइए कैसा लग रहा है। मुझे आपकी साइज नहीं पता थी, लेकिन सुधांशु ने सजेस्ट किया कि ये साइज आपके में आ जाएगा, चेक कीजिए। विकल्प महक की बात पर जूते ट्राई करता है, जो कि फैशनेबल थे, क्योंकि विकल्प ज़्यादातर चमक धमक वाले कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद करता था। वो तो ऑफिस में मृत्युंजय के कारण ही फॉर्मल पहनकर जाता था। विकल्प दोनों जूते पहनकर कूदते हुए बोला, बहुत अच्छे हैं भाभी, और अब तुम्हें इसी को ऑफिस पहनकर जाऊंगा। महक विकल्प को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, आप बहुत फनी हो भैया। विकल्प महक के गाल को खींचते हुए बोला, और आप बहुत प्यारी हो भाभी, और आपने मेरे पसंद के जूते लिए, उसके लिए थैंक यू सो मच। महक विकल्प की बात पर मुस्कुरा देती है कि विकल्प कहता है, मैं आपको बताना भूल गया, शोभित भैया आ चुके हैं। महक कंफ्यूज वाला चेहरा बनाते हुए बोली, मुझे नहीं पता ये कौन है, क्या आपके बड़े भाई हैं। जिस पर विकल्प अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, मुझसे 2 साल बड़े हैं, लेकिन मृत्युंजय भाई के कार्बन कॉपी हैं। महक विकल्प की बात पर बोली, क्या वो आपके ही भाई। विकल्प अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोला, नहीं, चुड़ैल चाची का बेटा है। महक अपना सिर हिलाते हुए बोली, अच्छा, वैसे आपने कभी बताया नहीं कि आप कितने भाई बहन हैं। मुझे इतना तो पता है कि आप और मीरा मृत्युंजय जी के भाई बहन हो, क्या आपके और भी। विकल्प अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, मृत्युंजय भाई जुड़वा हैं, शादी में तो आए थे वो, शायद आपने उन्हें नहीं देखा, क्योंकि वो रात को ही आउट ऑफ कंट्री चले गए। उनका नाम अमृत है। महक गहरी सांस लेकर बोली, और क्या आपके सभी भाई अकेले हैं या उनका भी कोई भाई बहन है। विकल्प बोला, हाँ, उनका भी एक छोटा भाई है जो मुझसे 2 साल छोटा है, उसका नाम विप्लव है।
महक मुंह बनाते हुए बोली, इस घर में तो पूरे लड़के भरे हुए हैं। विकल्प शरारती अंदाज में बोला, क्योंकि हम सभी लड़की लाने वाले हैं ना, इसीलिए इस घर में पूरे लड़के भरे हैं। महक विकल्प की बात पर हल्का सा मुस्कुरा देती है और जाते हुए कहती है, शायद अब आपको ऑफिस के लिए रेडी हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके भाई का मिजाज देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो आज ऑफिस में सभी का क्लास लेने वाले होंगे। विकल्प महक की बात पर अपने सिर को पकड़कर बैठ जाता है, क्योंकि उसे जो काम दिया गया था विकल्प ने पिछली रात क्लब जाने के चक्कर में उसे पूरा नहीं किया था। क्योंकि मृत्युंजय घर पर नहीं था, इसीलिए उसने अच्छा खासा इस बात का एडवांटेज उठाया था, जिसकी भरपाई उसे आज ऑफिस में अच्छी खासी डांट मृत्युंजय से सुनकर करनी थी। महक विकल्प के कमरे से निकलकर अपने कमरे में आती है तो देखती है मृत्युंजय अभी भी लैपटॉप में घुसा हुआ था। महक उसे देख नीचे चली जाती है और किचन में जा लंच बनाने लगती है। कुछ देर बाद विकल्प और मृत्युंजय एक साथ कमरे से बाहर आते हैं। मृत्युंजय जल्दबाजी में वहां से जाने लगता है, जिस पर महक आते हुए कहती है, सुनिए रचना, जो बेटी एप्पल खा रही थी। महक को घूरते हुए बोली, तुम्हारे पास सच में दिमाग नहीं है क्या? हमेशा उसे जाते हुए पीछे से रोकती हो। जरूरी काम में और शुभ काम में जाते वक्त पीछे से नहीं टोका करते। महक रचना की गुस्से भरी आवाज़ पर चुप हो जाती है तो मृत्युंजय उसे घूरते हुए कहता है, अब कुछ बोलोगी या फिर यहाँ पर मेरा टाइम वेस्ट करना है? महक मृत्युंजय की तरफ एक टिफ़िन का बॉक्स करते हुए बोली, आपने सुबह ठीक से नाश्ता नहीं किया था, ऑफिस में खा लीजिएगा, बस यही कहना था। मृत्युंजय महक के हाथ से टिफ़िन ले लेता है। वो अंदर से बहुत खुश हो चुका था, क्योंकि महक ने उसके लिए लंच बनाया था, लेकिन अगले ही पल उसकी सारी खुशी गायब हो जाती है जब महक दूसरा टिफ़िन बॉक्स निकाल विकल्प के आगे करते हुए बोली, विकल्प भैया ये आपके लिए। फिर एक छोटा सा टिफ़िन बॉक्स और डालते हुए बोली, और ये राजीव भैया को दे देना। मृत्युंजय को अब काफ़ी जलन महसूस हो रही थी, क्योंकि महक का अर्जिटेशन सिर्फ उसे छोड़कर सभी को मिलता था। इसीलिए वह खुन्नस में इरिटेट होकर कहता है, मेरे ऑफिस में कैंटीन है, लो सभी को बहुत खाना खिलाने का शौक है ना, पूरा कर लेना। शोभित और महक की मुलाकात कैसे होगी और शोभित का नेचर कैसा होगा महक के लिए? क्या महक अपने प्यार से मृत्युंजय की ज़िंदगी में खुशियां भर देगी? और मृत्युंजय का ये धीरे धीरे पॉजिटिव नेचर किस हद तक जाएगा, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। भूलना मत, अगला चैप्टर जल्दी ही आएगा और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको आज का चैप्टर कैसा लगा। धन्यवाद।